नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th क्लास के अंदर हम लोग व्याकरण शुरू कर चुके हैं और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि व्याकरण के अंदर वो कौन सी बातें हैं जिनको सीख करके और आप अपने जो अशुद्ध लेखन है उसे सुधार सकते हैं। तो उसी क्रम में हमने फर्स्ट टॉपिक जो है वर्णमाला उसे आरंभ किया है और मैंने अभी पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया है कि भाई वर्णमाला के अंदर जो कितने अंग होते हैं, वर्णमाला के स्वर होता है, व्यंजन होता है और एक अयोग वाह होता है। लेकिन वर्ण के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो वर्ण के केवल 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे थे बच्चों कि जो आधा वर्ण बनाते हैं हम लोग, आधा वर्ण बनाने के नियम क्या होते हैं और व्याकरण की भाषा में उन वर्णों को हम किस नाम से जानते हैं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा हो रही थी। तो देखिए बच्चों, हम व्यंजन वर्णों की बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? व्यंजन वर्णों के बारे में बात कर रहे थे कि जो व्यंजन वर्ण हैं उन्हें आधा बनाने का नियम क्या है और उन्हें किस नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ 2 तरह की रेखाएं होती हैं। देखिए, तो ये 2 तरह की रेखाएं होती हैं, जिसके अंदर ये ऊपर वाली जो रेखा होती है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग शिरोरेखा बोलते हैं। और ये वाली जो रेखा होती है इसे हम लोग बोलते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं बच्चों? खड़ी पाई। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनके ऊपर जो लाइनें खींची जाती है, उस ऊपर वाली लाइन को क्या नाम दिया जाता है? शिरोरेखा बोला जाता है। और ऐसे जो सीधी ये रेखा होती है इसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? खड़ी पाई के नाम से जानते हैं। हम लोग ये सीख रहे थे कि वो कौन कौन से व्यंजन वर्ण हैं जिन्हें आधा वर्ण बनाते हैं, आधे वर्ण के रूप में लिखते हैं, तो उनका रूप कैसा दिख जाता है, इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 वर्ण होते हैं, कौन से 2 वर्ण? एक तो क होता है और एक ये जो फ होता है, ये 2 वर्ण हैं। ये दोनों व्यंजन वर्ण ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं जो ये खड़ी पाई है इस रेखा को पार करने के बाद कंप्लीट होते हैं, यानी कि पूरे होते हैं। तो कहने का मतलब है, खड़ी पाई को पार करने वाले ये जो 2 वर्ण हैं ये कौन कौन से? क और फ है। और जब इनको आधा वर्ण बनाया जाता है तो यहाँ ये जो खड़ी पाई है इससे आगे वाले हिस्से को, आधे को काट दिया जाता है, तो ये आधा वर्ण बन जाता है। समझ में है ना? इसी तरह ये जो फ है, इस फ को आप ऐसे लिखते हैं और इसे भी जब यूं काट दिया जाता है, आधा वर्ण बन जाता है, तो ये इस तरह का रूप आपको दिखाई देता है। तो ये 2 वर्ण हो गए। तो आप ये कह सकते हैं कि आधा वर्ण बनाने का नियम क्या है? 2 वर्ण ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को पार करने के बाद पूर्ण होते हैं, जिसमें क और फ आता है। इस क और फ को जब आधा वर्ण बनाते हैं तो खड़ी पाई के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसमें आधे भाग को काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और ऐसे ये व्यंजन वर्ण क्या बन जाते हैं? आधे वर्ण बन जाते हैं। और देखिए, गोल वर्ण क्या होते हैं? गोल वर्णों की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जो खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो हम लोग इनको नियमों से लिखते हुए चलते हैं बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक चल रहा है आप लोगों के लिए। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपकी कुछ हद तक अशुद्ध लिखने की जो आदतें हैं उसके अंदर निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा बच्चों? सुधार आएगा, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ 2 रेखाएं आप समझ चुके हो। फिर हम लोग लिख रहे हैं आधा वर्ण बनाने के नियम। आधा वर्ण बनाने के नियम। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नियम आप लोगों ने लिखा कि 2 व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जो खड़ी पाई को
पार करने के बाद, खड़ी पाई को पार करने के बाद पूर्ण होते हैं। ये दो व्यंजन वर्ण कौन से हैं? एक तो है कै और एक कौन सा है? फै। एक कौन सा है? फै। ठीक, कै और फै। इन दो व्यंजन वर्णों को आधा वर्ण बनाने के लिए खड़ी पाई के आगे वाले भाग में से आधा भाग हटा दिया जाता है। आधा भाग हटा दिया जाता है, जैसे ये जो कै है, इस कै के अंदर से ये जो कै दिखाई दे रहा है, ये कैसे है, तो इसका ये आधा भाग हट गया, ये आधा अक्षर बन गया। इसी तरह आप ये जो फै है, ये ऐसा है, इसमें से भी आधे भाग को ये हटा दिया और ये इस तरह से बन गया। तो यहाँ ये आधा वर्ण बनाने का फर्स्ट नियम है। ठीक, तो खड़ी पाई को पार करने वाले कितने व्यंजन वर्ण होते हैं बच्चों? दो ही होते हैं, कै और फै। समझ बैठा? दूसरा नियम देखिए, इस बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, किंतु फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। खड़ी पाई वाले कुल व्यंजन वर्ण 22 कितने होते हैं? 22 व्यंजन वर्ण 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 वर्ण होते हैं। और ये 22 वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो खे, फिर होता है गे, फिर होता है घे। ठीक है, कै वर्ग में तो 3 अक्षर आ गए, कै यहाँ आता है, फिर खे, गे, घे और इंगे, तो इंगे नहीं आएगा। फिर आप बात करो चै वर्ग में, तो छह को छोड़ दो, क्या लिखेंगे? जय, झ और ये। इसके अंदर ये वाले वर्ण हो गए। कै चै टे वर्ग में देखो, टे, ठे, डे, ढे, ढे, ण, केवल एक वर्ण आता है अंतिम वाला ण। कौन सा आता है? अण। टे वर्ग में अण आ गया, कै चै टे। टे वर्ग में देखो ते, थे, दे छोड़ दो, धै और ये न। ऐसे पै वर्ग में देखो पै, फै यहाँ पे आ गया, पै फै, फिर आएगा बै, फिर आएगा भै और फिर आएगा मैं। इसके अलावा देखो कौन कौन से वर्ण होंगे? य, व, रै छोड़ दो और ले। इसमें आ गया। ऊष्म में 3 आएंगे, श, श और ये से। ये हो गए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये टोटल जो वर्ण आ गए आपके सामने, ये 22 वर्ण आ गए। ये जो 22 वर्ण हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण। खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों कि खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्णों की संख्या 22 होती है। क्या होती है बच्चों? 22 होती है। ये 22 संख्या मैंने आपके सामने लिख दी। इन खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्णों को जब आधा व्यंजन वर्ण बनाया जाता है, आधा वर्ण बनाया जाता है, तो क्या किया जाता है कि इनकी ये जो खड़ी पाई है इसे हटा दिया जाता है। ठीक, इन व्यंजन वर्णों को यहां लिख देता हूं, 22 होते हैं। इन व्यंजन वर्णों को आधा वर्ण बनाने के लिए इनकी खड़ी पाई को
हटा दिया जाता है। एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है बच्चों, भले ही ये चीज़ आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन यहाँ से आप लोग ये ज़रूर सीख जाएंगे कि आप अशुद्ध ना लिखें। समझ में ना? तो आप ये समझ जाइए बच्चों कि खड़ी पाई जो है, इनकी ये जो खड़ी पाई है, इसे हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आधा वर्ण बन जाएगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि इन सबको आधा वर्ण बनाना है तो देखिए कैसे बनेगा। ये आधा वर्ण बन गया क्योंकि ये खड़ी पाई हट गई। ऐसे ये जो ग है ये आधा वर्ण बन गया। ऐसे ये जो घ है इसकी ये खड़ी पाई हटा दी तो ये आधा वर्ण बन गया। इसके अलावा जैसे अपन कह रहे हैं च, तो ये देखिए आधा वर्ण बन गया। इसी तरह ये जय आधा वर्ण बन गया। इसी तरह ये जो ये है ये आधा वर्ण बन गया। और अगर हम ण की बात करें तो ये आधा वर्ण बन गया। फिर अगर हम तय की बात करें तो देखो ये आधा वर्ण बनता है, ये ऊपर लाइन आ गई। इसी तरह थ की बात करें तो ये थ भी इस तरह से रहेगा, खड़ी पाई हट जाएगी। अगर हम ध की बात करें तो ये आधा वर्ण बन गया। इधर न आधा वर्ण बन गया, इधर ल आधा बन गया, ठीक है। इधर ये स आधा बन गया, ठीक। इधर मैं आधा बन गया, इधर देखो वह आधा बन गया। और इसी तरह से देखो ये जो श है ये आधा बन गया और ये श आधा बन गया। यानी इनकी जो खड़ी पाई है इसको जब आप हटा देंगे तो ये आधा वर्ण बन जाता है। तो समझ में बैठ गई होगी कि आधा वर्ण बनाने का तरीका क्या है। तय का हो गया, थ का आ गया, ध का समझ में आ रहा है, न का, ल का और स का। अब देखो प वाला जो होगा ये आधा वर्ण इस तरह से बनता है, ठीक, आधा वर्ण बन गया। इसी तरह अगर हम बै की बात करें तो ये बै आधा वर्ण बन गया। इसी तरह अगर भै की बात करें, किसकी बात करनी है अपन को? भै की, तो ये आधा वर्ण बन गया। इसी तरह अगर मैं की बात करें तो ये मैं जो है आधा वर्ण बन गया। इस तरीके से देखिए ये आधा वर्ण जो है इस तरह से बनता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ सीखने की क्या बात है बच्चों। ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण होते हैं उनको जब आधा वर्ण बनाया जाता है तो उनकी जो खड़ी पाई होती है उसे हटा दिया जाता है और उसे हटाने के बाद में वो आधा व्यंजन वर्ण बन जाता है। और जब इन खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्णों को लघु मात्रा के अंदर लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है? मान लीजिए अपन को निश्चित शब्द लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं अपन लोग? ये स अंदर चला जाता है और ऐसे लिखते हैं ये। यानी खड़ी पाई वाले जो व्यंजन वर्ण होंगे वो लघु मात्रा के अंदर लिखे जाते हैं। इस शब्द को आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते, इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। आपने क्या ध्यान रखना है कि जो खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण हैं उन्हें जब लिखते हैं तो ये जो लघु मात्रा है उस लघु मात्रा के अंदर लिखा जाता है, उनके बाहर नहीं लिखा जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको कई बातें बताने वाला हूं, तो ध्यान से आप लोग सुनते रहें, वीडियो स्किप ना करें। ऐसा आनंद आपको आने वाला आज की क्लास के अंदर कि आप ये कहेंगे कि सर हिंदी पढ़ने में बड़ा आनंद आ गया। क्योंकि अभी आप 9th क्लास के विद्यार्थी हो बच्चों, मैं बार बार ये लाइन बोलता हूँ, 9th क्लास के विद्यार्थी हो और 9th क्लास से ही आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि आगे 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास या आगे चल के कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे वहाँ तक आपको ग्रामर के अंदर कोई परेशानी ना आए और किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इन चीज़ों को सीखते चलेंगे। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे के नियम बताता हूं। तो अभी देखिए 2 नियम पढ़ चुके हैं हम लोग, तीसरा नियम भी मैं यहीं नोट करूंगा ताकि आपको ये सब चीज़ें एक साथ में समझ में आ जाए। तीसरा नियम क्या है कि गोल वर्णों की बात होगी। किसकी बात होगी? गोल वर्ण। अब ये गोल वर्ण क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं कि गोल वर्णों की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए क, ख, क यहाँ आ गया, ख आ गया, ग, घ, और क्या बचा है इसके बाद में? यहाँ नोट कर देता हूं मैं गोल वर्ण। एक होता है इंग, कौन सा हो गया? ऐसे च के बाद क्या आता है? छ, तो ये 6,
ये भी गोल वर्ण आएगा, घूम के जा रहा है। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करें तीसरे, च, छ, ज, झ, झ, ये, इसमें तो अब देखो ट वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं उसे आप ले लीजिए। ट, ठ, ड, ढ, अण आ गया। त वर्ग में त, थ, द, ठीक है, ध आ गया। त, थ, ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म, इसमें कोई नहीं है। य, ब, र, ल, इसमें र गायब होगा और एक आएगा है। एक क्या आएगा? है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे जो वर्ण हैं ये गोल वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो गोल वर्ण हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? गोल वर्ण 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब ये गोल वर्ण जो है 8 होते हैं और इनको आधा वर्ण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? इन गोल वर्णों को आधा वर्ण बनाने के लिए इन वर्णों के नीचे एक हलंत लगा दिया जाता है। इन 8 जो वर्ण हैं, इन 8 वर्णों को अपन किस नाम से जानते हैं? इन्हें गोल वर्ण कहते हैं। और इन्हें आधा वर्ण बनाने के लिए इनके नीचे इस तरह से ये हलंत लगा दिया जाता है। इस तरह से हलंत लगा दिया जाता है और ये क्या बन जाते हैं बच्चों? आधा वर्ण बन जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 22 और 8 कितने होते हैं? 30। 30 और 2 कितने होते हैं? 32। लेकिन हमारे जो व्यंजन वर्ण हैं वो टोटल कितने हैं? 33 व्यंजन वर्ण हैं। कितने व्यंजन वर्ण हैं बच्चों? 33 व्यंजन वर्ण हैं। किंतु अभी तक हम लोग कितने व्यंजन वर्णों की बात कर चुके हैं? 22, 8 और 2 यानी 32 व्यंजन वर्णों की बात कर चुके हैं। अब ध्यान से एक बार वापिस से थोड़ा रिवीजन करूं। एक जो बचा हुआ है वो बच रहा है रे, जिसको हम पढ़ेंगे रैफ का नियम, रे का नियम। रे को कितने रूपों में आप उसका प्रयोग करते हो और कितने रूपों में वो दिखाई देता है, उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वापिस सुनिए, गोल वर्ण जो है 8 होते हैं। इन गोल वर्णों को, इन गोल वर्णों का आधा वर्ण, इन गोल वर्णों का आधा वर्ण बनाने के लिए इन वर्णों के नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन गोल वर्णों को आधा वर्ण बनाने के लिए इन वर्णों के नीचे हलंत चिन्ह का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम लोग बात करेंगे किस तरह से आप अशुद्ध और शुद्ध को लिख सकते हैं। ये 3 नियम पढ़ चुके हैं। एक चौथा नियम और है जिसे रैफ का नियम कहते हैं। अभी स्पेस थोड़ा कम है, इसे मैं मिटाऊंगा। तो आप ध्यान रख लीजिए कि खड़ी पाई को पार करने वाले जो वर्ण हैं उनकी संख्या 2 है। खड़ी पाई वाले जो वर्ण हैं उनकी संख्या 22 है। और जो गोल वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है बच्चों? गोल वर्णों की संख्या है 8। कितनी है? 8। और जो रैफ है, रे का नियम है, उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं आप लोगों से। देखिए बच्चों, अभी हम ये नियम पढ़ रहे हैं कि व्यंजन वर्णों को हम लोग आधा वर्ण बना रहे हैं और किस रूप में बना रहे हैं उसी के नियम हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। 3 नियम हमारे सामने हैं, इन्हें हम सीख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रैफ का नियम, जिसे रे के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। रे का प्रयोग कितने तरीके से करते हैं, कितने रूपों में रे हमें दिखाई देता है। अब यहाँ देखिए बच्चों,
रेफ का नियम, किसका पढ़ रहे हैं? रेफ यानी रे का नियम। इसे रेफ का नियम या रे का नियम भी कहा जाता है। कितनी छोटी क्लास से आप लोग कितने स्टैंडर्ड की चीज़ें सीख रहे हो, बड़ा आनंद आएगा बच्चों आप लोगों को। तो यहाँ देखिए रेफ यानी कि रे का नियम हम लोग जान रहे हैं यहाँ से। और देखिए क्या है कि जैसे रे है, एक तो रे आपको इस रूप में नजर आता है राम, एक जो रे आता है बच्चों वह आपको इस रूप में नजर आता है कर्म। किस रूप में नजर आता है? कर्म। और एक जो रे है, एक आपको इस रूप में नजर आता है क्रम, और एक जो रे है वो आपको इस रूप में नजर आता है राष्ट्र। किस रूप में नजर आता है? राष्ट्र। तो ये देखिए रे यहाँ भी है, रे का प्रयोग यहाँ भी किया जा रहा है, और रे का प्रयोग यहाँ भी किया जा रहा है और यहाँ भी किया जा रहा है। तो किस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को सीखेंगे कि जब रे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तो वह रे का कौन सा रूप है, और जब रे यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है या नीचे दिखाई दे रहा है तो फिर वो रे का क्या रूप है। और इसी के साथ हम लोग सीखेंगे कि ये जो रे है, एक तो रे ये होता है रू, और एक जो होता है ये होता है बड़ा रू। इन दोनों में भी क्या अंतर है इस बारे में भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए कितने सारे रे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए हम लोग आज की ये क्लास ले रहे हैं, ताकि ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है वो हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए और हम ऐसी बातें सीख जाएं जिससे कि अशुद्ध लिखने की जो हमारी समस्या है वो थोड़ी कम हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो रे का नियम कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि रे के बाद में कोई भी स्वर आता है। पहला नियम क्या है कि भाई रे के बाद में, यहाँ नियम संख्या हम बाद में लिखेंगे, पहले मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ कि रे के बाद में अगर कोई भी स्वर आता है तो वो रे के अंदर मिल जाएगा। अगर रे के बाद में ये आ स्वर मिल रहा है तो ये शब्द बनकर आ रहा है राम। क्या बन रहा है? राम। अगर हम इस रे के अंदर ये शब्द मिला दें, कौन सा? ईतु। तो देखो रे और प्लस ईतु, रे प्लस ईतु, तो ये शब्द क्या बन जाएगा? ऋतु। शब्द क्या बन जाएगा? ऋतु। लेकिन इस रे के अंदर अगर हम लोग छोटे वाले ऊ को मिलाते हैं, ध्यान दे लेना बच्चों, अगर इस रे के अंदर इस छोटे ऊ को मिलाया जाता है तो इसका रूप कैसा हो जाता है? ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये छोटा ऊ है इसमें, यानी जब रे आपको रे के बाद में छोटे ऊ को मिलाते हैं तो ये इस रूप में नजर आता है। अगर हम लोग बड़े ऊ की बात करें तो देखिए बच्चों, रे के अंदर जब बड़ा ऊ मिलाते हैं तो इसका रूप इस तरीके से बन जाता है। यानी मैं इन दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये और ये एक ही बात है। ये क्या कहता है कि यदि रे के बाद में कोई भी स्वर होता है तो वह स्वर उस रे में एक मात्रा के रूप में मिल जाता है, सम्मिलित हो जाता है। तो यहाँ जो भी स्वर मिलाएंगे रे के अंदर, वो स्वर जो है सीधे सीधे तौर पर यहाँ इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम लोग रे के अंदर इस लघु ऊ को मिलाते हैं तो इसका रूप इस तरह से बनेगा। दोबारा देख लीजिए, आपने कैसे लिखना है, ये रे और ये इस तरह से, ये घूम करके यूं आ रहा है, तो ये समझ लीजिए इसमें छोटा ऊ मिला हुआ है। अगर हम लोग रे के अंदर ये बड़े ऊ को मिलाते हैं तो इसकी आकृति में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। आप इसे यूं घुमा कर लिखेंगे तो ये कौन सा ऊ आ रहा है? ये बड़ा ऊ आता है। ये कौन सा ऊ है? इसके अंदर बड़ा ऊ है। यानी कि रे के अंदर जब दीर्घ ऊ मिलाते तो ये रूप नजर आएगा, और जब लघु ऊ मिलाएंगे तो ये रूप नजर आएगा। नियम क्या है कि रे के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो वो स्वर उस रे के अंदर मिल जाता है। समझ बैठी बच्चों? तो यहाँ इस नियम को हम लोग लिखेंगे
और समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है, इसका विच्छेद करो। देखो बच्चों, कै के बाद क्या है ए के बाद क्या है ये रे हलंत, और इसके बाद क्या है मैं, और उसके बाद में क्या है ए। ठीक, अब देखिए यहाँ ये जो रे दिखाई दे रहा है आपको, ये हलंत दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी ये क्या दिखाई दे रहा है, व्यंजन दिखाई दे रहा है। यहाँ जो है स्वर दिखाई दे रहा है, तो स्वर के अंदर तो रे मिलता ही नहीं है, व्यंजन के अंदर स्वर के अंदर व्यंजन नहीं मिलता है। मिलता कौन है, व्यंजन के अंदर स्वर मिलता है। अगर व्यंजन के बाद ये व्यंजन है, यानी रे के बाद में ये व्यंजन है, तो ऐसी स्थिति के अंदर रे ऊपर चला जाता है। दोबारा सुन लीजिए, यदि किसी शब्द में रे के बाद अगर व्यंजन है तो रे ऊपर जाएगा। रे के बाद अगर व्यंजन है तो रे ऊपर जाएगा। समझ बैठ गई बात। वापिस से इसी चीज को समझने की कोशिश करें। यहां मैं आपको जो बात समझा रहा हूं इसे मिटा देता हूं, एक एक चीज हम लोग यहां लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्या विच्छेद हो रहा है, कै के अंदर क्या है ए के बाद क्या है रे, फिर क्या दिखाई दे रहा है आपको, मैं, और फिर ये हलंत करेंगे तो ए। तो यहाँ देखो ये रे कैसा है, हलंत है, और इस हलंत रे के बाद व्यंजन है। तो रे के बाद जब व्यंजन आ जाता है तो ये रे पिछले वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ ये धर्म है, या मैं आपसे कहूँ चर्म है, या आपसे कहूँ मैं गर्व है। क्या शब्द है ये, गर्व है। इन सभी शब्दों के ऊपर रे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ इन शब्दों को देखो, जब अपन विच्छेद करेंगे तो ध प्लस ए प्लस रे प्लस मैं और प्लस ए, इस तरह से देखेंगे तो रे हलंत है, और उसके बाद में भी व्यंजन जो है अधूरा है। अगर हलंत रे के बाद कोई व्यंजन आ रहा है तो ये रे उस व्यंजन के ऊपर जाता है। क्लियर। इसी तरह ही देखो, जैसे च आ रहा है, च के बाद ए आ रहा है, फिर क्या आ रहा है रे, इसके बाद क्या आ रहा है मैं, और इसके बाद क्या आ रहा है ए। तो ये रे कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। इसी तरह देखो गे, और गे के बाद क्या आ रहा है ए, फिर क्या आ रहा है रे, इधर क्या आ रहा है वै, और इधर क्या आ रहा है ए। तो ये देखो, यानी सारे उदाहरणों के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि ये रे कैसा है, हलंत है। ये रे कैसा है, हलंत है। और जब रे हलंत होता है तो ये अपने पीछे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। तो ये नियम भी क्लियर हो गया होगा। यदि रे अधूरा है, हलंत है, या फिर व्यंजन रहित है, यदि रे व्यंजन जो है स्वर रहित हो, सॉरी क्या हो, अगर रे व्यंजन स्वर रहित हो तो वह रे अपने पीछे वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। क्लियर। तो ये ऊपर चला गया, यानी रे अधूरा है। अधूरा जो व्यक्ति होता है वो सिर चढ़ता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, पैर पड़े पूरा और सिर चढ़े अधूरा, यानी कि जब रे अधूरा है तो वो सिर पर चढ़ेगा, मतलब ऊपर लगेगा। समझ बैठ गई बात। अब देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरे बात कर रहे थे किसके बारे में, क्रम के बारे में। अब ये जो क्रम है, और एक इसी तरह का मिलता जुलता शब्द जो है वो है जैसे राष्ट्र। इन दोनों को हम समझते हैं, दोनों का नियम सेम है, लेकिन एक के अंदर जो है खड़ी पाई वाले वर्ण आते हैं और दूसरे के अंदर गोल वर्ण आएंगे। दूसरे के अंदर क्या आएंगे बच्चों, गोल वर्ण आएंगे। तो अभी हम लोगों ने जाना था कि गोल वर्णों की संख्या कितनी है, 8 है। गोल वर्णों की संख्या कितनी है बच्चों, गोल वर्णों की संख्या 8 है। ठीक है। और जो खड़ी पाई वाले हैं उनकी संख्या कितनी है, 22 है। खड़ी पाई वाले जो व्यंजन वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है, 22 है। और 2 व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको सब चीज समझाइए। तो देखो इसका जब विग्रह करेंगे तो आप पहले तोड़े, जैसे क्या करेंगे, कै के अंदर क्या है, रे, और रे के अंदर क्या है ए, फिर मैं, और फिर ए।
अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर रे के बाद में देखिए क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। रे के बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। अब रे के बाद में कोई भी स्वर आता है और उसके रे से पहले ये खड़ी पाई वाले जो व्यंजन वर्ण हैं, खड़ी पाई वाले जो व्यंजन वर्ण हैं वो अगर हलंत हो, रे से पहले खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण अगर हलंत हो और रे स्वर युक्त हो तो वह रे उस खड़ी पाई वाले व्यंजन के बीच में लगता है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। समझ बैठ गई बात? दोबारा सुनो ध्यान से। अगर हम बात करें कि जो रे हलंत है या स्वर युक्त है, ठीक, और उदाहरण से समझाता हूं। जैसे अपन यूँ कह रहे हैं ये शब्द है प्रचार। कौन सा शब्द है? प्रचार। अब देखो ध्यान से दो, इस प्रचार को आप विश्लेषित करेंगे, पहले अलग अलग लिख लें। कैसे करेंगे? जैसे पे, फिर रे और फिर ए, फिर आगे तो अपन को ध्यान रखने की जरूरत नहीं। आप तो ये ध्यान रखो कि ये जो रे आ रहा है ये स्वर युक्त होना चाहिए, और ये रे जब स्वर युक्त हो जाए, भाई रे के बाद कोई स्वर है तो ये स्वर युक्त होगा, जब मिलाएंगे इसकी मात्रा इसमें मिलेगी, और इससे आगे जो व्यंजन है वो हलंत हो, तो ये जो रे है ये उस खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण के बीच में लगता है। समझ बैठिए। अगर रे पूरा है और उससे पहले कोई खड़ी पाई वाला व्यंजन वर्ण हलंत है तो ये रे उस खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण के बीच में लगेगा। लेकिन अगर ये रे पूरा है, यहां पर देख लीजिए बच्चों, रे और प्लस आ प्लस से टे और प्लस रे और ये प्लस ए, इस तरह से आपके सामने ये जो राष्ट्र शब्द है इसको भी हम लोग विश्लेषित करते हैं। एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा वहाँ पर, तो मैं यहाँ ये सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ इन दोनों को, क्योंकि दोनों को एक साथ समझाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी। दो तरह के अक्षर हैं, एक खड़ी पाई वाले, तो खड़ी पाई वाले टोटल वर्ण कितने हैं? 22, और दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं गोल वर्ण की। किसकी बात कर रहे हैं? गोल वर्ण। गोल वर्ण टोटल कितने हैं? 8 हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर रे जो है ये स्वर युक्त होता है, यहाँ पर कोई सा भी स्वर हो, कोई सा भी क्या हो, स्वर हो, ऐसे कोई सा भी स्वर हो, और इससे पहले जो है कोई सा भी व्यंजन हो, कोई सा भी क्या हो, व्यंजन हो, लेकिन वो व्यंजन कौन से होने चाहिए? खड़ी पाई वाले। खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण में से कोई सा भी व्यंजन वर्ण हो, और वो कैसा हो बच्चों? हलंत हो। वो कैसा हो? हलंत हो। तो ये जो रे है इसके बीच में लगेगा, ये जय है वो इसके बीच में लगेगा। अब बीच में तो लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कैसे लगेगा। अगर ये इस तरह ए आ रहा है तो ये बनेगा क्रे, अगर ई आ रही है तो बनेगी क्री, और अगर दीर्घ आ रहा है तो बनेगी क्री, अगर यह आ रहा है तो ये बनेगा क्रू, और अगर दीर्घ ऊ आ रहा है तो बनेगा क्रू, ठीक है, और अगर ओ आ रहा है तो बनेगा क्रो। तो कुल मिलाकर ये ध्यान देना कि ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये रे पूरा है, यानी ये जो मात्रा है ये कै के अंदर नहीं लग रही है, ये मात्रा किसके अंदर लग रही है? रे के अंदर लग रही है बच्चों। तो जब आप इसको अलग लिखेंगे तो मान लिए ये जो क्रय है इसको तो आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन इस क्री को कैसे लिखेंगे? कै धन रे और धन ई, क्योंकि ये रे के अंदर ही मिली हुई है, कै के अंदर नहीं मिली हुई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको यूं कर दो कै धन ई धन रे, ऐसे नहीं करना। ऐसे करेंगे तो ये क्या बनेगा? केवल ये की बनेगा,
और ये हलंत रह जाएगा, किर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रख लेना कि अगर खड़ी पाई वाले जो व्यंजन वर्ण है, खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्णों के बाद में अगर रै स्वर युक्त है तो वह रै उस खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण के बीच में लगता है। कहाँ लगता है? वो बीच में लगता है। यहां पर देखिए गोल वर्ण, गोल वर्ण के बाद में अगर रै हो तो यही स्थिति है, रै के बाद में ए हो या फिर ई हो या फिर दीर्घ ई हो, ठीक है, कोई सा भी स्वर हो। और यहां पर अब गोल वर्ण हो, यहां पर कोई सा भी गोल वर्ण हो तो ये जो रै होगा उसके नीचे लगेगा। अब देखिए गोल वर्ण होता है बच्चों, तो एक तो ये हलंत होता ही है, एक तो ये हलंत होता ही है, और दूसरा ये इसके नीचे आ जाएगा, दूसरा ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और ये जो स्वर होगा ये इसमें दिख जाएगा। अब मान लीजिए रै के बाद ई मिल रही है तो ये कैसा शब्द बनेगा? जैसे ये बनेगा ट्री। अगर मैं आपसे कहूं कि ये ऐसा है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये इस तरह का है और इसके अंदर ये लगा हुआ है ट्रू, ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो ये मात्रा रै की मात्रा है। ये समझ बैठी नहीं बैठी? ये मात्रा किसकी है? रै की। और अगर इसी के अंदर देखिए, जैसे मैं ये कह रहा हूँ ये है, और इसी के अंदर जो मात्रा मिली हुई है ये रै है, और इस रै के अंदर कोई सा भी स्वर मिला है, मान लो यूं बन गया, तो ये रै के अंदर क्या है? रि ऋषि मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? ये रि ऋषि मिला हुआ है। बाकी इस तरह की शब्दावली होती नहीं है, फिर भी हमें शब्दों को समझना जरूरी है। अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये ट्री है, इसका आप वो करिए, विश्लेषण करें, तो आप इसको लिखेंगे तो कैसे करेंगे? टे, फिर रे और फिर ई, और इसको जब करेंगे तो क्या करेंगे? टे धन रे और धन दीर्घ ई, तो इसको इस तरह से करेंगे ट्री। तो इस तरह से ये गोल वर्णों की बात हो रही है, तो दोनों नियम ध्यान से समझ लीजिए कि अगर रै पूरा है यानी स्वर युक्त है और उससे पहले कोई व्यंजन वर्ण है खड़ी पाई वाला, तो ये रै बीच में लगेगा इस तरह से। और अगर इस रै स्वर युक्त होने पर आगे गोल वर्ण है तो उसके नीचे लगेगा ये रै। उसके कहाँ लगेगा? ये नीचे की साइड लगेगा, क्योंकि वहां पर पहले ही एक रै होता है। अब देखिए बहुत सारे मैं आपके सामने शब्द लिखता हूं, तब आप लोग इसको सीख जाएंगे और भी कैसे ये आता है। तो जैसे ये शब्द है बच्चों, देखो यूँ लिखते हैं ट्रक। कैसे लिखते हैं? ट्रक। अब ये ट्रक है तो देखो टे धन रे धन ए और कै और ये ए, तो ये रे पूरा आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये इधर आ रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं ट्रिक, तो ट्रिक के अंदर क्या करोगे? टे धन रे धन ई, फिर कै और ये ए, तो यहां पर देखो रे के अंदर ई मिली हुई है री, ये री ट्रिक। टे के अंदर ई की मात्रा नहीं है, रे के अंदर है, ठीक है। इधर देखिए इसी तरह मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं ड्रामा, तो ड्रामा में देखो डे रे और आ, मैं और आ, तो रा रामा, ठीक है। षड रस षड ऋतु ऐसा अपन बोलते ना, तो कहने का मतलब ये इसके अंदर मिली हुई है रे के अंदर। तो ये नियम आप लोगों को तीनों नियम जो है क्लियर हो जाना चाहिए। चौथी बात हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो जब अधूरा वर्ण रहेगा ये व्यंजन, ये रे अधूरा रहेगा तो अपने पीछे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाएगा, लेकिन रे अगर स्वर युक्त हो जाएगा तो फिर ये आगे वाले व्यंजन के बीच में लगेगा जब खड़ी पाई वाले होंगे, और जब गोल वर्ण होगा तो उसके नीचे की साइड लगेंगे। तो ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को। तो मैं इसके नियम जो हैं वो आपको एक साथ नोट करा देता हूँ ताकि आप लोग इसे आसानी से यहाँ लिख सकें। लेकिन अभी ये क्लास हमको बीच में यहीं छोड़नी पड़ रही बच्चों। बाकी की जो बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, वहाँ पर इनके नियम मैं आपको लिख करके बताऊंगा। और अगला टॉपिक जो है उच्चारण स्थान वो पढ़ने वाले हैं। बस इतनी ही वर्णमाला हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम अपने जो कोर्स की बातें उनके ऊपर अध्ययन करना शुरू करेंगे ताकि आप लोग उन टॉपिक को सीख सकें, अलंकारों को सीख सकें, शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है, प्रत्यय और उपसर्ग, उनको आप सीख सकें, ठीक है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली बार अगले नियमों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।